नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक और उनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन की बात करेंगे हम। आइए जानते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जानने से पूर्व हम यह जानेंगे कि इतिहास क्या है। हम जैसा कि जानते हैं, इतिहास शब्द जो है इति और इति धन ह धन आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ है। यानी कि जो अतीत में जो कुछ घटित हुआ है वह सब इतिहास के अंतर्गत आता है। जो कुछ घटनाएं घटी हैं, अगर हम साहित्य के संबंध में कहें तो पूर्व में साहित्य में जो कुछ रचा गया है, जो कुछ लिखा गया है, वह सब साहित्य के अंतर्गत आएगा। इतिहास के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें पहली परिभाषा है, हीगेल लिखते हैं, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। और गणपत चंद्र गुप्त लिखते हैं, इतिहासकार भी है, अतीत के किसी भी तत्व या प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया जा गया हो, इतिहास कहलाता है। एक और परिभाषा कॉलिंगवुड बोलते के लिखते हैं इतिहास के संबंध में, इतिहास धर्मशास्त्र या भूत विज्ञान की तरह एक चिंतन पद्धति है। यह एक प्रकार का शोध है, खोज है, अन्वेषण है। गोविंद चंद पांडे लिखते हैं, इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की समस्या और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। तो इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास एक मात्र जो है बीती हुई बातों को नहीं लिखा जाता है, उसके साथ साथ इतिहास के अनेकों पहलू हैं, अनेक पहलुओं पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास एकमात्र जो है घटित घटनाओं पर ही नहीं है, उसके साथ साथ उसमें विभिन्न पहलुओं को समेटकर लिखा जाता है, वही इतिहास है। तो हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जब से हिंदी अपने अस्तित्व में आई तब से लेकर के आज तक जिन भी विधाओं में जो भी रचनाएं रची गई हैं, उन सारी रचनाओं को हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं और उसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात जो है 19वीं शताब्दी में हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गार्सी दा तासी ने की, जो एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के थे। उनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है, जो 2 भागों में प्रकाशित हुए, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1857 में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य के नाम पर जो पहली रचना प्रकाशित हुई या जो पहला ग्रंथ रचा गया वो 1839 ईस्वी में, और उसके रचयिता थे गार्सी दा तासी। तब आगे बढ़ती है प्रक्रिया। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा आगे बढ़ी, उसमें दूसरा नाम है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर ने रचना की दूसरे इतिहास ग्रंथ की, जिसका नाम है शिव सिंह सरोज है, जिसका नाम। उन्होंने इस ग्रंथ में 1000 कवियों की रचनाओं और उनका जन्म काल का विवरण दिया, जो अपने समय का बहुत बड़ा ग्रंथ था, परंतु उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसको हम पूर्ण रूप से इतिहास का प्रमुख ग्रंथ के रूप में नहीं मानते हैं। परंतु उसने इतिहास ग्रंथ लिखने की, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की नींव जरूर डाली थी। उसके बाद नाम आता है इतिहास ग्रंथों में जॉर्ज ग्रियर्सन, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनकी भाषा में बहुत रुचि थी उनकी, और हिंदुस्तानी भाषा के लिए उनने अनेकों कार्य किए।
जिनमें एक प्रमुख कार्य उनका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन भी रहा। उन्होंने द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा जिसका प्रकाशन हुआ, और अनेक विद्वान इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी मानते हैं। इन्होंने पहल जो है प्रयास किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग भागों में बांटे, परंतु वो इतना प्रसिद्धि नहीं पाई, उसने इतना सही नहीं हो पाया। फिर भी कई विद्वान जो है इनको पहला साहित्य का इतिहास लेखक भी मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद की। मिश्र बंधु विनोद की रचना मिश्र बंधुओं ने की, जो जिसमें 3 भाई थे, वो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन से नाम आते हैं, कि कौन से 3 आते हैं। तो उसमें आपको ध्यान देने की बात है कि नंबर 1 गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जो है, इन 3 बंधुओं को इनकी साझी रचना है मिश्र बंधु विनोद, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इन्होंने इसे 4 काल भागों में जो है विभाजित था, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, और जो चतुर्थ भाग था, जो अंतिम भाग था, वह 1934 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया। 5000 कवियों की रचनाओं का, 5000 कवियों के जन्म स्थान, जन्म का विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में किया, और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 6 भागों में विभाजित किया। काल विभाजन किया इनने। काल विभाजन करने वाले कवि साहित्यकार इतिहासकार है जिन्होंने पहला काल माना प्रारंभिक काल, नाम दिया प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक उसका समय माना। दूसरे काल को इन्होंने माध्यमिक काल कहा, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1445 से 1680 तक माना। और तीसरा काल इन्होंने अलंकृत काल कहा, जिसकी समय सीमा 1681 से 1889 तक माना। और उसके बाद उन्होंने काल दिया अज्ञात काल, जिसकी कोई समय सीमा नहीं दी इनने। और अगला काल इन्होंने परिवर्तन काल दिया, जिसकी समय सीमा 1890 से 1925 तक मानी। और अंतिम काल के रूप में इन्होंने वर्तमान काल को 1925 ईस्वी से आगे के समय को इन्होंने वर्तमान काल में रखा। तो इन्होंने काल विभाजन 6 भागों में विभाजित किया अपने काल विभाजन को, जो बहुत समीचीन नहीं है, क्योंकि एक अज्ञात काल ने जो नाम दिया उसका विवरण नहीं दिया कि अज्ञात काल क्यों है और इसका समय सीमा क्या है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के सबसे प्रमुख नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास रचा गया वो उनके इतिहास को आधार बनाकर लिखा गया या फिर उससे प्रभावित होकर ही लिखा गया। आचार्य राम शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तथा अपने ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। उन्होंने माना कि जो युगीन परिस्थितियां हैं उनमें जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनके विकास को लेकर उन्होंने काल विभाजन किया और उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया, 4 भागों में बांटा। जिसका पहला जो है काल उन्होंने वीरगाथा काल कहा और उसका समय सीमा इन्होंने संवत 1050 से 1350 ईस्वी तक माना। और द्वितीय काल का नाम इन्होंने पूर्व मध्य काल कहा, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, 1700 विक्रमी तक माना है इसका समय इन्होंने। तीसरा काल है उत्तर मध्य काल, जिसको हम रीति काल नाम भी देते हैं, जिसका समय इन्होंने संवत 1700 से 1900 तक माना। और चौथा काल आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1900 से आगे के समय को रखा। तो यह जो इन्होंने जो काल विभाजन किया, जो समय सीमा रखी हर एक काल की, वो सर्वमान्य है या फिर उसमें कुछ फेर बदल करके अन्य लेखकों ने उसको लिखा है। तो एक ये
हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास इतिहास लेखन का आधार है। इसको आधार मानकर ही अन्य व्यक्तियों ने, इनके बाद वाले लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और यही काल विभाजन लगभग लगभग सर्वमान्य भी रहा। अब बात करते हैं इतिहास लेखन में अगला नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित किया, ग्रंथ लिखा और जिसको 2 भागों में उन्होंने प्रकाशित करवाया। प्रथम भाग 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। हम पाते हैं कि राम कुमार वर्मा ने कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश की और साहित्य के इतिहास को एक नया रूप देने की कोशिश उनके द्वारा की गई। उन्होंने पहले काल को, अब उन्हें थोड़ा सा जो है पीछे चले गए वो हिंदी, जब हम अधिकतम लेखकों द्वारा 1000 ईस्वी के आसपास से जो है हिंदी का विकास माना, तो उनने उससे 250 वर्ष पूर्व से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिया। उन्होंने सबसे पहला काल उन्होंने जो है संधि काल के रूप में कहा। संधि, जैसा कि आप जानते हैं, संधि का मतलब जोड़ने वाला समय जो है, उन्होंने 750 ईस्वी संवत 750 से 1000 संवत 1000 तक जो है उन्होंने संधि काल कहा। उन्होंने माना कि यह काल हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने वाला काल है, इसीलिए इस काल को हम संधि काल कहते हैं। ये बहुत ठीक भी है, बहुत हम समझ सकते हैं, हम समझते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि एकदम से आज के दिन ही या एक दिन में हम इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। इतिहास को बदलने के लिए धीरे धीरे इसको बदला जाता है, तो उनका जो संधि काल रहा वो ठीक हो सकता है। और दूसरा काल उन्होंने चारण काल नाम दिया दूसरे काल को, जिसको लगभग अन्य लोगों ने आदिकाल कहा, उन्होंने उसको चारण काल कहा, जिसकी समय सीमा संवत 1000 से 1375 माना उन्होंने। और तीसरे काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने 1375 से 1700 संवत 1700 तक उसकी समय सीमा को माना उन्होंने। और चौथा नाम उन्होंने रीतिकाल, चौथा काल माना। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 संवत 1900 तक का समय उन्होंने इसका माना। और पांचवा काल इन्होंने आधुनिक काल के रूप में रखा और जिसे उन्होंने संवत 1900 से अब तक माना, उसके बाद के समय को उन्होंने माना। तो जैसा कि इन्होंने एक नया प्रयोग किया कि संधि काल जो है इन्होंने, यानी हिंदी के विकास से पूर्व के समय को भी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया, तो इनका एक नया प्रयोग है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास के नाम पर बहुत ग्रंथों की रचना की। अलग अलग ग्रंथों में उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। तो उन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथों में, अपने अलग अलग पुस्तकों में हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है निम्नलिखित प्रकार से उन्होंने विभाजित किया। सबसे पहले उन्होंने आदिकाल, उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिकाल नाम दिया। किसी ने प्रारंभिक काल, किसी ने चारण काल, किसी ने वीरगाथा काल नाम दिया। तो पहल जो है उन्होंने आदिकाल नाम दिया। उन्होंने आदिकाल, जिसकी समय सीमा उन्होंने सन 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय जो है इसका समय सीमा रखी। दूसरा इन्होंने मध्यकाल कहा, दूसरे काल को उन्होंने मध्यकाल नाम दिया और जिसकी समय सीमा 1400 से 1850 ईस्वी तक मानी। और फिर उसको 2 भागों में बांटा इन्होंने, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम भी दिया और जिसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। तो इन्होंने पहले मध्यकाल को एक ही माना और उसके फिर 2 भाग कर दिए, जो कि इससे पूर्व अन्य द्वारा नहीं किया गया था। नंबर 30 जो है तीसरा काल इन्होंने आधुनिक काल कहा और आधुनिक काल को समय सीमा उन्होंने मानी 1850 ईस्वी से अब तक। और फिर उसको भी इन्होंने विभाजित किया। पहला काल हिंदी गद्य कहा उन्होंने, हिंदी गद्य काल या आरंभिक काल उन्होंने कहा, जिसका समय 1850 ईस्वी से 1857 का समय इन्होंने माना। और दूसरा काल इन्होंने भारतेंदु काल या भारतेंदु युग नाम से जाना गया।
भारतेंदु काल के को जो है ना पुनर्जागरण काल भी कहा। हिंदी का पुनर्जागरण काल, ये प्रश्न पूछ भी लिया जा सकता है, पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, तो भारतेंदु को ही पुनर्जागरण युग कहा गया है, जिसका समय 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय जो है इन्होंने माना इसके लिए। और तीसरा जो है आधुनिक काल के अंतर्गत तीसरा काल इन्होंने द्विवेदी काल कहा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जिस काल का नाम रखा गया, और इसको जागरण काल भी कहा इन्होंने, और नाम जागरण काल दिया, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1900 ईस्वी से 1918 तक मानी। और अगला काल छायावाद, छायावाद की समय सीमा इन्होंने 1918 से 1936 के बीच में मानी। और अगला छायावादोत्तर, छायावादोत्तर काल को इन्होंने 1936 से अब तक कहा, और उस छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने विभाजित किया है। सबसे पहला उसमें प्रगतिवाद कहा इन्होंने, प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1942 मानी। और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की समय सीमा 1942 से 1953 तक माना। और अंतिम जो काल इन्हें माना नवलेखन काल, नवलेखन को जो है इन्होंने 1953 के बाद के समय को समय सीमा माना, कि 1953 के बाद का जितना भी साहित्य रचा गया उसे इन्होंने नवलेखन के रूप में उसे रखा है। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन, जिन्होंने बहुत विस्तृत रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। इसके बाद बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी की। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास करके पुस्तकाकार किया, ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। इनके साहित्य में, जैसा कि नाम है साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक इतिहास, तो उसमें कुछ वैज्ञानिकता दिखती भी है। इन्होंने पहले काल को प्रारंभिक काल कहा, सन 1184 से 1350 ईस्वी तक जो है इन्होंने प्रारंभिक काल माना। और सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का समय इन्होंने पूर्व मध्य काल का माना। पहले काल को प्रारंभिक काल, दूसरे काल को पूर्व मध्य काल, जिसकी समय सीमा 1350 से 1600 ईस्वी तक। तीसरा काल उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल की समय सीमा 1600 ईस्वी से 1857 तक का समय। और आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने 1857 से अब तक को जो है आगे के समय को इन्होंने आधुनिक काल माना। इन्होंने बाकी सब लगभग वही चला इनके काव्य में, इनके साहित्य में, इतिहास में, परंतु एक काल उन्होंने जो पहला नाम भी उसका परिवर्तन किया और समय सीमा को भी इन्होंने माना कि 1184 ईस्वी के आसपास के बाद ही प्रारंभिक काल शुरू होता है, माना उन्होंने। और अगला है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र इतिहास लेखक है और बहुत प्रसिद्धि इनको इतिहास लेखन के रूप में मिली है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में इन्होंने भी बांटा। इन्होंने पहला, इनका जो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इन सब का समन्वय है। इन्होंने अपने आदि जो अपना इतिहास लिखा उसमें इन सब का समन्वय करके जो है ये इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने आदिकाल नाम दिया। आदिकाल को इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा और बढ़ा दी। इन्होंने राम कुमार वर्मा ने जो है 750 ईस्वी से माना था, तो इन्होंने 650 ईस्वी से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल माना है 1350 ईस्वी तक। दूसरा भक्ति काल, इन्होंने 1350 से 1650 ईस्वी तक का समय भक्ति काल को दिया है, भक्ति काल को माना है। और उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल का समय सीमा इन्होंने 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक का समय इन्होंने आधुनिक काल का माना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हिंदी साहित्य के विभिन्न साहित्य इतिहास लेखक और उनके द्वारा किया गया काल विभाजन। आप जैसा जानते हैं कि सबसे पहले
हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गारसी दत्तासी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी ने द स्टुअर्ट लॉ